नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में चुनाव नज़दीक है, डेट्स ऐलान हो गए हैं, सीट शेयरिंग पर घमासान मचा हुआ है। इस बीच में चिराग पासवान काफ़ी चर्चे में है। चिराग पासवान अलग थलग दिखते आवाज़ उठा रहे हैं और दिख रहे हैं। ये बात अलग है कि वो कहते हैं कि हम बीजेपी से अलग नहीं जाएंगे, लेकिन सीटों की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं फंस रहा है मामला। इसके अलावा चिराग की पार्टी के कुछ लोग हैं जो बड़े नेता बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम फेस के लिए चिराग अभी सही समय है और चिराग को सीएम बनाना चाहिए। इस बीच में जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अब बात यह है कि हम उन्होंने लिखा है बकायदा कि हम वही खुशी से खाएंगे पर जन पे असीना उठाएंगे। तो बात यह है कि क्या वाकई में जिस तरीके से जीतन राम मांझी आवाज उठा रहे हैं, चिराग पासवान आवाज उठा रहे हैं, जदयू और बीजेपी शांत दिख रही है। लेकिन एक बात यह कहा जा रहा है कि जदयू ने फिक्स कर दिया है कि हम इतनी सीट से कम पे नहीं आएंगे, चाहे जो हो जाए, बीजेपी अपना देख ले। तो एक चर्चा इस बात की है कि बिहार में एनडीए की जो छोटी पार्टियां हैं, मांझी की पार्टी, चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, ये लोग कहीं न कहीं एक साथ आ गए हैं और दबाव बना रहे हैं बीजेपी और जदयू पर कि आप अपनी सीटें कम करिए। क्या कुछ चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। क्या मुकेश सहनी और लेफ्ट की पार्टियों को तेजस्वी यादव नहीं समझा पा रहे हैं, और अगर नहीं समझा पाए तो क्या स्थिति बन सकती है। मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी क्या कुछ सोच रही है। कि आप उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ एनडीए के भीतर ही आपने प्रेशर ग्रुप बना लिया और कहा यह जा रहा है कि यह सोच आपकी है। सच बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग अपनी बातों को गठबंधन में रखने के लिए स्वतंत्र हैं। कई बार हम लोगों ने रखा भी है। आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री जी जब नई नई सरकार बनी थी और हमारे नेता ने कुछ जो नई नीतियां आई थी उसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध बताया था और बड़ी ही शालीन तरीके से अपनी बातों को रखा था और प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को माना भी। एक बहुत बड़ा फैसला जिसके लिए लगातार हमारे नेता कैबिनेट में सक्रिय थे, जातीय जनगणना को लेकर के, क्योंकि बिहार में जब किया हुआ था ये जातीय जनगणना, उसको मैं जनगणना नहीं, जातीय सर्वेक्षण कहता हूं, हमारे नेता लगातार इस बात को कैबिनेट में रख रहे थे और अपनी प्रिंसिपल से अलग हटते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता की बात को सुना, इसके लिए तैयार भी हो गए। तो अगर सकारात्मक कोई भी बातचीत होगी तो इसमें गठबंधन में इस बात को सुनी जाती है, इस बात को स्वीकार किया जाता है, उस पर फैसले भी होते हैं और ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे बड़े नेता मुझे लगता है कि सारे छोटे दलों का सम्मान करते हैं और सभी की बातों को सुनते हैं और आने वाले समय में ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। हम लोग अपनी बातों को हमने अपने नेताओं के सामने रख दिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सम्मानजनक सीटों की बातचीत हम लोगों के पूरे गठबंधन में सभी दलों के अनुसार तय हो जाएगी। तो अरुण भारती सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्थिति दिख रही है। चिराग पासवान ट्वीट करते हैं पापा को याद करते हुए कि जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। लड़ने की बात कर रहे हैं चिराग पासवान। अचानक से जब सीट शेयरिंग की बातें आने लगती हैं तो ये चीज़ें देखा जाता है तमाम चुनाव में कि जब नेता इस तरीके के ट्वीट करते हैं, इन ट्वीटों को कहीं ना कहीं से जोड़ा जाता है और इन बयानों को भी इसी तरीके से लिया जा रहा है। इसके साथ ही बात करें जीतन राम मांझी की, तो मांझी बड़ी सीट मांग रहे हैं, ज़्यादा 18, 20, 15 इस तरीके की बातें चल रही हैं। कितने में उनको शांत कराया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल है वीआईपी के मुकेश सहनी, जो कि महागठबंधन के हिस्सेदार हैं, वो कह रहे हैं कि सीट तो कुछ कम कर लेंगे लेकिन डिप्टी सीएम से नीचे नहीं मानेंगे। लेफ्ट की पार्टियां परफॉर्मेंस अच्छा रहा पिछले चुनाव में, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा सीट चाहिए। कांग्रेस इस टाइम पे शांत है। तो ये दोनों पार्टियों में क्या चल रहा है और कैसे एक दूसरे को शांत करें, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनसे परिचय करा दूं। महेश दास जी हैं, प्रवक्ता हैं जदयू के, आरजू खान जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और प्रियदर्शी रंजन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आलोक वत्स जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जी हैं। आप सभी का स्वागत है सर। मैं पहले चलूंगा आलोक वत्स जी के पास। सर, क्या कुछ जो चल रहा है, जिस तरीके से इस बात की चर्चा है कि छोटी पार्टियां एनडीए में
दबाव समूह के तौर पे काम कर रही हैं, एक ग्रुप बना रही हैं, और उसका असर ये हो सकता है कि इस बार बीजेपी और जदयू दोनों की सीटें कम हो। अगर जदयू अड़ी रही तो क्या बीजेपी अपनी सीटें कम करेगी? देखिए अंकित जी, हाँ। चुनाव के पहले जब गठबंधन के लोग होते हैं तो उसमें जो छोटी पार्टियां हैं वो अपना अंश बढ़ाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हम जितने से ज्यादा सीट एक्सट्रैक्ट कर सकें, वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब आप बताइए, जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग पासवान का क्या तालमेल है पॉलिटिकली, लेकिन अभी के वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि ये इकट्ठे हो गए। ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, इनमें से किसी की भी ताकत नहीं है अकेले लड़ने की। अकेले लड़ेंगे तो ये रोड पे आ जाएंगे। लड़ना इनको ग्रुप के साथ ही है, लेकिन हाँ अंत तक ये कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा सीटें हम ले सकें, जितना डरा के जितनी ज्यादा सीटें ले सके वो लेने की कवायद करेंगे, और वही कवायद हो रही है। और वही कवायद महागठबंधन में मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टी भी कर रही है। एक बात यह चल रही है कि चिराग पासवान के लिए यह बहुत ही सही समय है। चिराग पासवान जितना चाहे उतना दबाव बना सकते हैं, क्योंकि केंद्र में भी जो सरकार है वो उनके भरोसे कहीं ना कहीं है। भले ही नीतीश कुमार के पास ज़्यादा है, इनके पास 5 ही है, लेकिन इनके ऊपर डिपेंडेंसी है। उसके साथ ही 2020 का चुनाव नीतीश कुमार खुद देख चुके हैं किस तरीके से इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, और अभी जिस तरीके से इनके तमाम नेताओं पे की छवि पे सवाल उठ रहे हैं। खुद नीतीश कुमार को लगातार बीमार लोग कह रहे हैं, और उधर जब सम्राट चौधरी इनके सबसे बड़े नेता हैं उन पे इतनी सारी टारगेटेड हुई है, तो ऐसे अवसर पे चिराग पासवान को किसी स्तर पे ये लोग शांत करने की कोशिश करेंगे। क्या ये हो सकता है कि 40 सीटें भी अगर चिराग पासवान अड़ जाएं तो बीजेपी और जदयू मजबूरी में माने? देखिए, जो मुझे लगता है अंतोगत्वा ये फैसला चिराग पासवान और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में होगा, क्योंकि ये उनको अपना हनुमान कहते आए हैं शुरू से भी। जब ये अलग भी लड़ रहे थे तब भी ये कहते थे कि हम प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं। हनुमान को राम ही साध सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि किसी नेता से वो बात मानने वाले हैं मोदी। लेकिन हाँ, अंत में ये मामला वही जाएगा और वहां से जो इनको निर्देश मिलेगा उसका ये पालन करेंगे जी। वहां ये ज्यादा उथल पुथल नहीं कर पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी को जो भी सीट मिलेगा संतोष हो जाएंगे, रहेंगे। मांझी जी कुछ 2-4 सीट बढ़ाने की कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि अगर सच पूछिए तो परिवार के लोगों को छोड़ने के बाद इन लोगों के पास कैंडिडेट ही नहीं होगा। ये मुश्किल से कैंडिडेट ढूंढ के उनको लड़ाएंगे, और कवायद ये होगी कि जो भी एनडीए का वोट है उसको लेके ये अपने कैंडिडेट्स को जिता दें। ठीक सर। पिछले बार भी हमने देखा है, चाहे जो लोक जनशक्ति पार्टी हो या कुशवाहा जी की पार्टी हो या जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, परिवार को या खुद को अकोमोडेट करने के बाद ये जो सीटें दूसरे को दी जाती है उसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है। बिहार की जनता भी इस चीज को जानती है और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी इस चीज को जानते हैं। ठीक है सर, ठीक। इसलिए मुझे उसे उजागर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रियदर्शी जी के पास थोड़ा चलेंगे कि प्रियदर्शी जी, जो अभी करंट में जो अभी मैंने सेम सवाल किया है उसी सवाल पे हम आते हैं कि क्या वाकई में ये लगता है आपको कि तीनों ये जो पार्टियां हैं ये दबाव बना रही हैं और सफल हो सकती हैं? क्या पीछे हट सकती है, बैकफुट पर आ सकती है बीजेपी और जदयू? जो बात चल रही थी कि 100 से ज़्यादा सीटें ये ले सकती हैं, इनसे कम आ सकती हैं क्या? आवाज़ सर म्यूट है आपका जी। एक कहावत है बिहार में, बहुत प्रचलित कहावत है
ज्यादा जोगी मठ उजाड़, ये दोनों गठबंधनों पर लागू होता है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में इतने इतने पार्टियां जुड़ गई हैं कि एडजस्टमेंट का इशू हो रहा है। एनडीए के भीतर भी है, महागठबंधन के भीतर भी है। लेकिन चूंकि आपने चिराग पर सवाल किया है, एनडीए पर सवाल किया है, तो निश्चित तौर पर एनडीए के भीतर असहजता का माहौल है और असमंजस का माहौल है। इन दोनों माहौल के बीच में सीट बार्गेनिंग जो हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं चिराग का पलड़ा अभी भारी है। कारण यह है कि केंद्र में उनके समर्थन से सरकार चल रही है। सरकार तो जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से भी चल रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी मान रही है और उनकी मांगों को शायद मान चुकी है। लेकिन चिराग पासवान की जो मांग है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि चीजें बिगड़ती हुई दिख रही हैं। और इसमें मैं एक क्लू देना चाहूंगा, बहुत बड़ा क्लू है, जिस पर सोचिए और विचारिएगा जरूर। चिराग पासवान को इतनी ताकत मिल कहां से रही है? जो पिछली बार उन्होंने जो किया था, उसको दोहराने की बात वो क्यों कर रहे हैं? कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि महागठबंधन में तो ये जाने से रहे। फिर इन मौके पर इनके पास क्या स्थिति रह जाएगा? पिछले विधानसभा वाली स्थिति में ये रहेंगे। तो ये ताकत इनको आ कहां से? ये ताकत आ रही है प्रशांत किशोर के माध्यम से। प्रशांत किशोर ने चिराग के लिए दरवाजा खुला रखा है और अघोषित तौर पर दोनों के बीच कहीं न कहीं एक गठबंधन काम कर रहा है। चिराग पासवान ये मान करके चल रहे हैं कि अगर हमें एनडीए के भीतर बहुत ज्यादा सीटें नहीं दी गई या तवज्जो मन मुताबिक तवज्जो नहीं दी गई, मन मुताबिक मुराद जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी सभी मुरादों को पूरी की गई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ विधानसभा चुनाव में, तो उनके पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पास ये विकल्प नहीं था। इस चुनाव में प्रशांत किशोर के तौर पर उनको लग रहा है कि एक विकल्प है कि हमने ताकत दिखाया है, 5.5% 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में वोट लाया था, कुछ प्रशांत किशोर का वोट जुट जाएगा तो जितनी सीटें एनडीए के भीतर आएंगी उतनी बाहर जाकर के भी आ जाएंगी। ये चिराग पासवान को लग रहा है, ये मॉडल उनको समझ में आ रहा है। आप प्रशांत किशोर के हालिया बयानों को देख लीजिए। चिराग पासवान को छोड़ करके वो सभी पर हमला कर रहे हैं, तमाम लोगों को छोड़ करके तमाम चीजें कर रहे हैं। वो कांग्रेस पर हमला बोल देते हैं, आरजेडी पर हमला बोल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल देते हैं, जनता दल यूनाइटेड पर हमला बोल देते हैं, लेकिन एक नेता के लिए दूध भात उन्होंने कर रखा है और वो नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान की न पार्टी पर बोलते हैं, न उनके राजनीतिक चीजों पर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अघोषित जो चीजें चल रही हैं, वो प्रशांत किशोर की ओर से चिराग पासवान को ताकत दी जा रही है। और प्रशांत किशोर भी जो बिहार की राजनीति में उछल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये उम्मीद काम कर रहा है। उनको लग रहा है कि इन वक्त पर चिराग पासवान का साथ मिल जाएगा और दोनों, चिराग और प्रशांत दोनों मिलकर जब साथ आएंगे, ये जब साथ आएंगे तो ये स्वरूप कैसा होगा? क्योंकि प्रशांत किशोर उनकी पार्टी बार बार यही कह रही है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अंदर अंदर सपोर्ट होगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राघोपुर हो, चाहे जिस तरीके से जब राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात हो रही थी प्रशांत किशोर की, तो ये कहा गया कि चिराग पासवान के क्षेत्र में आता है और कहीं ना कहीं अंदर से सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान, इसलिए भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं या कुछ सीटों पे। तो कैसा चेहरा ये हो सकता है इस गठबंधन का? क्योंकि जब बार बार वो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर गठबंधन नहीं करेंगे, तो इतना तो तुरंत तो नहीं बदल जाएंगे, हो सकता है 4 साल बाद बदल जाए, गठबंधन कर लें, लेकिन अभी की स्थिति क्या बन सकती है? गठबंधन नहीं करें, लेकिन सीटें एक दूसरे के लिए छोड़ तो सकते हैं। जिस सीट पर चिराग लड़े उस सीट पर प्रशांत नहीं लड़े। और इमामगंज इसका उदाहरण है। जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से पासवान जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। चिराग पासवान अपने गठबंधन के नेता की पार्टी के लिए, जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए, जीतन राम मांझी की बहू के लिए प्रचार करने चिराग पासवान इमामगंज में नहीं गए थे। ये एक बड़ी घटना है। इसको इस तरीके से, साधारण तरीके से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। मांझी जिक्र करते हैं इस बात की, और मांझी ने भी कहा है कई बार। मांझी जी ने भी कहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही याद आपने दिलाया। तो वो वोट ट्रांसफर, जो चिराग का वोट ट्रांसफर था, वो हो गया था किसमें? जनसुराज में। तो इस तरीके का जो मॉडल है ना, जो मॉडल समझ में नहीं आ रहा है, वो इस तरीके का एक मॉडल हो सकता है।
इसलिए ये चीजें चल रही हैं। फिलहाल अगर हम लोग चिराग पर रहे कि एनडीए के भीतर किस तरीके से उनकी स्थिति बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में चिराग पासवान बार्गेन करने की स्थिति में है। ठीक। लेकिन जेडीयू भारतीय जनता पार्टी उनको उस स्थिति में नहीं आने देना चाहती है जिस स्थिति में कभी वर्ष 2005 में रामविलास पासवान हुआ करते थे, जब चाबी लेकर के घूमते थे 29 सीटों के साथ। तो अगर एनडीए के भीतर चिराग पासवान की हैसियत इतनी बढ़ गई कि उनके बगैर न सरकार बन सकती है, तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान चाबी लेकर के घूमने भी लग सकते हैं। ये डर नीतीश कुमार को भी है, ये डर भारतीय जनता पार्टी को भी है, और यही कारण है कि चिराग को हवा न भारतीय जनता पार्टी दे रही है न जनता दल यूनाइटेड। जी ठीक, अंकित जी। महेश जी के पास चलेंगे। महेश जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ महेश जी, वीडियो आपका नहीं आ रहा है। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान की बात चल रही है और अभी की प्रियदर्शी जी ने बताया भी किस तरीके से कि ठीक है, महेश दास जी से ही सवाल है, आवाज़ तो ही रही होगी कि जिस तरीके से बातें चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि क्या आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो, ये जिस तरीके से 2020 में नुकसान पहुंचाया था? देखिए, जो बीत गई सो बात गई। हम लोगों ने उसके बाद भी 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ा और आपने रिजल्ट भी देखा किस तरीके से हम लोगों ने बेहतर रिजल्ट किया है। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोगों के एनडीए के जो पांचों घटक दल के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और इसको बहुत आसान तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में, चुनाव के पहले भी आसानी से बैठ के सीट का बंटवारा हो गया था, उसी तरीके से आपको 1 से 2 दिन के अंदर ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप महागठबंधन से बहुत पहले हम लोग ये सब सारी चीज कर लेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। ये हमारा सिर्फ लीडरशिप तय करता है क्या करना है नहीं करना है। हर किसी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन जब एक गठबंधन में होते हैं तो उस महत्वाकांक्षा को भी दबाकर आप एक सामूहिक निर्णय लेना होता है। और उस निर्णय लेने में हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, या एलजेपी हो, या आरएलएम हो, या नहीं, आप लोग तो चिराग पासवान के साथ शायद पहली बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं? क्योंकि आप लोगों को मुलाकात तो होती होगी ना। ये कहा जा रहा है कि जब 40 सीटें, अगर 35 सीटें, 36 सीटें, 36 सीटों तो सीधे सीधे दावा है, इतनी बड़ी संख्या में अगर चिराग को दे देंगे और 15-16 मांग रहे हैं मांझी जी, तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं, इतनी सीटें अगर निकाल देंगे, जाहिर सी बात है ना कि आप लोगों को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। जो 105, 120 जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप लोगों को 90 तक में आना चाहिए। फिर क्या स्थिति ऐसी बन सकती है? अंकित जी, मैंने यही तो कहा कि सभी लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। वो अपने पार्टी के लेवल पे बात रखते हैं, लेकिन जब हम एक सामूहिक गठबंधन में आते हैं तो सब हर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और जो सामूहिक निर्णय होता है उसको स्वीकार करना होता है। और इसके लिए हमारे जो शीर्ष नेता हैं एनडीए के, सभी पांचों घटक दल के जो शीर्ष नेता हैं, वो मिलकर बैठेंगे और बहुत आसान तरीके से, आप लोगों ने 2024 में भी देखा था कि बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने अपना सीट का बंटवारा कर लिया था। उसी तरीके से आपको 1 से 2 दिन के अंदर ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चिंता मत करिए। ठीक है, हम चिंता नहीं करेंगे। आरजू खान जी के पास चलेंगे। आरजू जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत इनके यहाँ नहीं आने वाली है, लेकिन आपके यहाँ बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मुकेश सहनी जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं सीटों का, और जिस तरीके से लेफ्ट की पार्टियां कर रही हैं, ये तो 25 सीटें, 30 सीटों की डिमांड जिस तरीके से हो रही है। मुकेश सहनी 25 कर रहे हैं, 25 भी मिल जाए, मांगने को तो वो 50 तक पहुंच गए थे। अब 25 पे भी अगर बात हो गई, तो आपको नहीं लगता है कि लेफ्ट को भी 30 देना है और फिर डिप्टी सीएम का पोजीशन देना है? अब आप सहनी को अगर डिप्टी सीएम पोजीशन दे सकते हैं, तो लेफ्ट वाले फिर क्या कमजोर हैं या कांग्रेस वाले कमजोर हैं? कैसे मैनेज होगा ये चीजें? जिस तरीके से बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन करेगी, और अगर उनको बिहार की जनता का, बिहार के आवाम का अगर हमको आशीर्वाद मिलता है, तो हम एक डिप्टी सीएम क्या 4-5 डिप्टी सीएम बना सकते हैं। वाह, ये आने वाला वक्त बताएगा आपको कि हम कितने बना सकते हैं। इस चीजों पे तो आप पहले विराम लगा दीजिए। दूसरी बात कि हमारे अंदर महागठबंधन में
सीटों को लेके अगर वो हमसे बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और वो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा चीज दिखा क्या, किसी की पीड़ा नजर आई क्या? जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी आज अपना पीड़ा व्यक्त कर रहे थे और दूसरी तरफ चिराग पासवान जी। तो मैं आपको तीसरे एंगल की तरफ लेके चलता हूं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और उस पर मुहर लगाया हमारी बातों पर आपके हमारे देश के जो है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। जब उनसे सवाल पूछा गया तो नेतृत्व के तो बारे में जरूर कहते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात होती है तो एक बार नहीं 2 बार टाल देते हैं। तो उसके बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या किसी पार्टी का प्रवक्ता अगर कोई बात कहता है, नेता कहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए, अब पहले ही कल से आपने देखा होगा एक जमावड़ा लगा है भारतीय जनता पार्टी का चिराग पासवान के पास। ये जमावड़ा किस लिए लगा है? ये शुरुआत है आदरणीय नीतीश कुमार जी को दबाने के लिए, क्योंकि वो जो सीटें मांग रहे हैं ना, वहां माइनस करना होगा जनता दल यूनाइटेड को, अपने आप को। ये खेल चल रहा है, क्योंकि वो मांग रहे हैं जमुई की पूरी सीटें, मांग रहे हैं वैशाली की पूरी सीटें। ये मैं आपको यकीन के और पुख्ता के साथ में कह रहा हूं। और ये पहले कल से ही स्टार्ट हो गया है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि आदरणीय नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की साजिश जो है ये चल रही है। और अगर दूसरे तरफ जिस तरीके से आपके विश्लेषक ने कहा कि जनसुराग जो प्रशांत किशोर का मामला, अगर वो मामला भी होता है तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का एंगल है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अगर हम देख लेते हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए खतरे की घंटी है, जो कि पूरे देश के जितने एनालिसिस्ट हैं, जितने विश्लेषक हैं, उन सब लोगों ने ये आशंका जताई है। और ये आपको ये ट्रायल है, ये स्टार्ट हो गया है। या तो जनता दल यूनाइटेड अपनी सीटें कम कर दे, नहीं तो फिर वो परिणाम भुगते जिस तरीके से पिछले बार हुआ था। दोनों ही शर्तों पर जनता दल यूनाइटेड बैकफुट पे नजर आ रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। चिराग पासवान जो कि स्वघोषित हनुमान है भारतीय जनता पार्टी के, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी करेंगे, ये उनका संकल्प है। ठीक ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि आज शाम को मैं बता देता हूं, अब आपको इसका भी जवाब दे देता हूं, मैं नहीं दे पाया शायद। आज शाम को या फिर कल शाम तक सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ सीएम फेस ही क्लियर नहीं होगा, हमारा फार्मूला भी आपको सामने समझ में आ जाएगा, कौन कितनी सीटें ले रहा है। और हम तो लगातार 2 महीने से ये चीज कह रहे हैं कि हम ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत जा रहे हैं। हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारा लगातार गठबंधन का बैठक होती है, उसको आप लोग कवर करते हैं। हमारे अंदर अगर मांगने की बातें हैं तो मांगने को कौन नहीं मांगता है, लेकिन पीड़ा तो कोई व्यक्त नहीं करता है ना। जिस तरीके से व्यक्त किया जा रहा है जीतन राम मांझी की तरफ से पीड़ा, वो पीड़ा तो कोई बयान नहीं करता है, वो चीजें नजर तो नहीं आती हैं। महेश दास जी, मांझी जी ने पीड़ा व्यक्त किया, ये तो आपके सामने भी है ना। न्याय, सीधे न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं मैं फिर भी इधर रह जाऊंगा, लेकिन न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये दबाव, ये तो एक, इसको आप लोग सीरियस खारिज कर दे रहे हैं बार बार। अब जब चिराग की बात करते हैं, हमारे स्टेज पे चिराग की पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता, सांसद हैं, दोनों के मुंह से ये बातें निकली कि एज ए कार्यकर्ता हम चाहते हैं कि वो स्टेट के मुखिया बने, सीएम बने। हमने पूछा सही समय है, कहें हाँ सही समय है। ये सब चीज़ें आपको डराती नहीं है कि नीतीश कुमार, जब इस वक्त जब नीतीश कुमार के चेहरे पे, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व, इस पे कि तबीयत खराब है, तमाम बातें कही जा रही है, वो कमज़ोर हैं, उनको हटाने की साजिश चल रही है, और एक तरफ इस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? ये सबसे पहली नंबर बात हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अपने अपने हिस्से का मांग क्यों नहीं करेगा कोई, लेकिन जब हम सामूहिक तौर पे बैठते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं तो उसमें हर किसी को कंप्रोमाइज करना होता है। और जो भाई साहब हमारे बारे में, हमारे गठबंधन के और हमारे नेता के बारे में कह रहे हैं, उनके गठबंधन में क्या हालत है कि आप लोग भी देखें हैं। हमने तो विधानसभा सम्मेलन हर एक जगह किया है, 243 विधानसभा में जिला सम्मेलन हर एक जगह किया है, और सामूहिक तौर पे 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष जाते थे और कहते थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया है उन्होंने। और एनडीए का जो 225 सीटों का संकल्प है वो भी जनता के बीच में जाके कहा है। लेकिन इन लोगों की कितना बार दिल्ली से लेकर पटना में बैठक हो गई महागठबंधन की,
लेकिन आज तक क्या कोई चेहरा मानने के लिए तैयार है क्या कि तेजस्वी यादव या कोई चेहरा होगा महागठबंधन का? नहीं हुआ ना। तो आप हमारी चिंता क्यों करते हैं? आप अपनी चिंता करिए ना। आपको तो अभी तक कोई बोला तक नहीं है। कल ही तो कांग्रेस का बयान आया है कि तेजस्वी यादव राजद का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, महागठबंधन का तो नहीं है। तो आप हम पे क्यों इल्जाम लगाते हैं भाई? आप अपना देखिए ना। जिसका घर शीशे का हो वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। इनका तो खुद ही इतना बिखरा हुआ है इतने पार्ट में, ये संभल नहीं पा रहे हैं। हमारी चिंता क्यों करते हैं हम तो? अच्छा, मांझी जी क्यों दुखी हैं? मांझी जी क्यों दुखी है? जीतन राम मांझी, आपको नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी अगर ट्विटर पे ये लाइन लिख रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं प्रॉपर, और ये तक कह दे रहे हैं कि हम नहीं मिलेगा, तो अलग की बात है। और कई जगह जब अपने बयान देते हैं तो उनका यही लगता है कि कहीं ना कहीं एक दुख है। अंकित जी, आप लोग आज जो चिराग पासवान जी के हैंडल से भी आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जब पार्लियामेंट में कहते थे, वो 1-2 लाइन लिखे हुए थे, तो आप उनका भी मायने निकाल रहे हैं। इसका कोई मतलब तो है नहीं ना। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहे हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमको कुछ भी कंप्रोमाइज करना होगा तो हम कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग बस मिल बैठेंगे और सब तय कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। और जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपनी चिंता करें और उनसे पहले कर लेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उनसे पहले कर लेंगे। और उनसे अधिक जो 2010 का रिकॉर्ड रहा है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उससे भी आगे निकलेगा। चिंता मत करिए। ये बिहार की जनता को एनडीए का जो चलिए आरजू जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं जो विकास का धारा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में स्थापित किया और रफ्तार पकड़ाया है ना, ये बिहार की जनता कतई नहीं चाहती है कि ये गाड़ी पटरी से कभी भी उतरे। इसलिए चिंता मत करिए, ये सब चीज 1 से 2 दिन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब मैं जवाब दूं अंकित जी, मैं जवाब दूं? कोई अता पता भी नहीं रहेगा। जवाब ले लेते हैं आरजू जी। देखिए, ये अता पता रहेगा या नहीं रहेगा वो तो लगातार पता चल रहा है कि 42 नंबर पे सिकुड़ के आ गए। उसके बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस है। हम तो चाहते हैं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड रहे। अब बीच में मत इंटरप्ट करिए ना महेश साहब जी। अरे बीच में मत इंटरप्ट करिए ना, थोड़ा सा आदाब सीखिए ना साहब। अरे साहब आदाब सीखिए ना। ये क्या बदतमीजी है? चुपचाप मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए। क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं आप? क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? परेशानी है क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना गुंडागर्दी आप अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में करिए। पार्टी पे खुन्नस निकालिए, जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। आप अपना गुंडागर्दी आप अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में करिए। हम चाहते हैं कि आप रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको रहने लायक नहीं छोड़ेगी। हम यही चीज तो अवेयर कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते। आपको मानने के लिए और आपके घर ज्यादा अनसेफ है। एक बार कोई कहने के लिए नहीं तैयार है, आप हमारी चिंता करते हैं। अरे सुनिए ना साहब, पिछले 20 साल से है और आगे भी 5 साल रहेंगे। चिंता मत करिए। इसलिए कि बिहार के लोगों ने आपके कार्यालय पर चढ़ाई कर दिया है, तो आपके अपने शीशे के घर को आप अपने बचाइए, जिसका सिकुड़ता हुआ जनाधार है। चल डिबेट के आदाब होते हैं महेश जी, ठीक है। मैंने आपको सुना, आप भी मुझे सुनिए। आप हमको आदाब मत सिखाइए। अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। हमको मत सिखाइए। परेशान है? अरे क्यों परेशान है? अरे चिराग पासवान अगर आपको दबाना चाहते, ठीक है, बारी बारी से आप मेरे ऊपर भड़क निकाल रहे हैं। आपसे ज्यादा सभ्य है, ये बिहार की जनता जानती है। पूरा मेरे पास भारत सरकार का डेटा है और मैं सब कुछ खोल दूंगा, लेकिन आज डिबेट का मुद्दा दूसरा है। हाँ ठीक है, ठीक है, हमको इस पे बात नहीं करना है। ठीक, नहीं तो आपने जो किया है ना हमको पता है। तो ये सब हमको मत बताइए। आप मुझे बोलते हैं, अरे भाई आप चिराग पासवान से क्यों ऐसी बातें निकलवाते हैं? कल से गहमा गहमाई है और आप कहते हैं कि हम मेरा शीशे का घर है। अरे साहब, आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पुलिस की चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करिए ना। जनता आपके मंत्रियों को आप अपने चिंता करिए ना। बचौर से लेकर मंगल पांडे से आज से एक बार मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं मानने के लिए तैयार। आरजू जी, महेश जी, आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास मैं आऊंगा। आरजू जी से मैं सवाल एक बात करेंगे बड़ी बड़ी। आरजू जी से मैं सवाल, मेरा सवाल है कि आपकी ही पार्टी से, अब चूंकि परिवार से निकले हुए तेज प्रताप को आप लोग क्या बहुत ही हल्के में, या आप लोग ये कहते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या लगता है आपको कि तेज प्रताप यादव ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे आपकी पार्टी को, या फिर प्रशांत किशोर ज्यादा पहुंचा सकते हैं?
मैं कहता हूं अब बिहार कौन का ज्यादा विकास चुनौती है, देखिए बड़ी ना। चुनौती कौन है? मैं कहता हूं हमारे लिए चुनौती बिहार की 14 करोड़ आवाम है, जनता है, नहीं, जनता मालिक है। वो आपके लिए चुनौती क्यों हो सकती है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, उनके लिए हम चुनौती इसलिए हैं कि वो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो और तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बने, ये चाहती है ना, इसकी वजह से हम कह रहे हैं। हम क्यों किसी के लिए, हम क्यों कहें कि सबका डेमोक्रेसी है इस देश में, डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का अधिकार है, वो लड़े, लेकिन जब बिहार की जनता ने मूड बना लिया है तो हमको लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, कि तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया है कि चिराग पासवान जहां जहां लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे। ये तो वही बात हो गई कि फिर आपका वोट काटेंगे, चिराग को वो भी जिताने में लग गए। मतलब चिराग को तेज प्रताप जी, इस सवाल का जवाब आदरणीय तेज प्रताप से लीजिएगा। मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात करूंगा। ये सवाल आप पूरा सुन नहीं पाए, ये सवाल पूरा सुन नहीं पाए। इस सवाल के पीछे का संदेश ये है कि जब तेज प्रताप यादव यदि लड़ेंगे उन सीटों पे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी को वहां पे हराने के लिए, क्योंकि वहां पे फिर चिराग को फायदा होगा, जाहिर सी बात है। समीकरण कुछ तो इक्वेशन बनेगा ना। या तो आप कहिए कि वो 0 सीट का जो 0 वोट काटेंगे, अगर वो आरजेडी का 10,000 भी काटते हैं तो फायदा किसको करेंगे? अच्छा ये बताइए, किसी के सपने देखने के अधिकार को हम छीन सकते हैं क्या? प्रशांत किशोर तो लगातार कह रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, तो भाई सपना देखने का उनका अधिकार है, वो देख सकते हैं। मैं अब इसको कैसे खत्म कर सकता हूं? उनका अधिकार है, सपने देखें, मीठे मीठे सपने देखें, अच्छे से सोएं, लंबा सोएं, हमको इससे थोड़ी परेशानी है। जनता का जनादेश स्पष्ट बताएगा 2025 में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस प्रदेश का और कौन मुटकटवा बन के आएगी। अभी तो भाई इलेक्शन गया है, आपको पता ही है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी, भारत राष्ट्रीय जनता दल की क्रेडिबिलिटी 14 करोड़ बिहार की आवाम है जो चाहती है बदलाव। और मैं बार बार आपको कोट कर रहा हूं, ये कोई संयोग नहीं है या ये कोई प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यालय देखें? आपने जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय देखा है? पूरा बांस से नक्काशी की गई है और तार बिछाए गए हैं, इसलिए कि बिहार प्रदेश के लोग उनके ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर को दौड़ाया जा रहा है, बचौल जी को दौड़ाया जा रहा है, श्रवण कुमार को दौड़ाया जा रहा है, जीवेश मिश्रा कैबिनेट के मंत्री हैं उनको दौड़ाया जा रहा है। तो ये तो जनादेश स्पष्ट बताता है ना। और हम कहते हैं कि हम आज शाम को कल बता देंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे। उसके बाद भी आप कहते हैं नहीं। अरे चिराग पासवान आपको कोलैप्स कर रहे हैं, आप उसके ऊपर बात करिए। चिराग पासवान पहले ही दिन से आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, और हम तो चाहेंगे ना समाजवादी होने के नाते कि जनता दल यूनाइटेड तो एक परिवार। चलिए बोल यार क्या हम चाहते हैं ठीक जनता दल है, यूनाइटेड महेश जी का एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर अपने राजनीतिक विश्लेषकों के पास भी चलेंगे। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं महेश जी? ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, आप मजबूरी में उनको ढो रहे हैं, और जब चिराग पासवान के बारे में जब बात होती है तो ये प्रशांत किशोर भी उनको जिताना चाह रहे हैं। इधर से आज तेज प्रताप तक कह दिए कि हम चिराग पासवान के सामने लड़ेंगे तो हराएंगे तो है नहीं, जिताने के लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, चाहे फिर वो और भी जो समीकरण बन रहे हो, जिस तरीके से वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में 2020 वाली चीज़ फिर से चल रही है और 42 पे समेटा था आपको, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप 25 के नीचे रहेंगे इस बार। प्रशांत किशोर ही ये बात भी कह रहे हैं, तो ये तो पूरी तरीके से लग रहा है कि पूरा समीकरण बन रहा है, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर ये सब मिलके कि पूरी तरीके से दबा दें, और नीतीश कुमार के चेहरे पर जिस तरीके से आरोप लगातार चल रहे हैं, ये चीजें कुछ हवा हवाई नहीं है ना, कनेक्शन तो है। देखिए, आपने तेज प्रताप यादव के बारे में सवाल किया। हाँ, आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में अभी तो परिवार ही नहीं संभल रहा है, दूसरा उनसे गठबंधन नहीं संभल रहा है, तो तीसरा नंबर पे इन लोगों को बिहार के जनता पसंद कहाँ करती है, जो इन लोगों को बिहार संभलेगा इन लोगों से। और दूसरी बात आपने प्रशांत किशोर पे बोले, प्रशांत, अरे भाई आप 2010 में क्या थे, 22-21 सीट ना था आपका, बस हो गया 2010, बस एक ही इतिहास है। अरे हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा उसी टाइम आपको तेजस्वी यादव, आपको भारतीय जनता, ये नीतीश कुमार जी का बयान है, ये नीतीश कुमार जी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना चाहती है, इसलिए मैंने उनको सीएम बना दिया, और फिर तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। आप पूछिए ना नीतीश कुमार जी से कि उनका बयान है नहीं है।
आप पूछिए उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही थी कि नहीं उनके पार्टी को, फिर वो कमाल शुरू है बिहार में, फिर भारतीय जनता पार्टी आपको तोड़ रही है। चिराग पासवान को घोषित अनुमान है, वो उनके लिए तोड़वालिश कर रहे हैं। अरे आप चिंता करिए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बीच में मैं जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश का महेश जी, आरजू जी महेश जी, इसका तो कोई अंत नहीं है। पार्टी नहीं है, मानने के लिए नहीं तैयार। दोनों का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है ना, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा शांत हो जाए, दोनों की आवाज क्लियर नहीं है। आलोक जी के पास चलेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे कि सर जो समीकरण जिस पे हम बात कर रहे हैं और वो साफ साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 25 से नीचे ला देंगे, 25 से ज़्यादा आएगा नहीं। उधर चिराग पासवान ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, लगभग 40 सीटें मांग रहे हैं। और जिस तरीके से ये बात कहा जा रहा है कि सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं अंदर से, फिर ये तेज प्रताप की बात आ जाती है। ये ऐसा लगता है कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं तार कुछ जुड़े हुए हैं और सारे लोग मिलके नीतीश कुमार को पिछली बार से और ज़्यादा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी राय क्या है? देखिए, बहुत देर से मैं आरजू खान और महेश दास जी का नूरा कुश्ती देख रहा था। तो मेरे समय से निरर्थक था, उसमें कोई सार्थक बातें नहीं हो रही थी। लेकिन ये पहला गठबंधन मैं देख रहा हूँ महागठबंधन का, जिसमें मुख्यमंत्री घोषित नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री घूम घूम कर कह रहा है कि मैं अगला उप मुख्यमंत्री होने जा रहा हूँ। मैंने स्वयं सुना है मुकेश सहनी जी को एक कॉन्क्लेव में, कई में, कि अगला उप मुख्यमंत्री मैं ही हूं। नहीं तो ये तो तेजस्वी जी ने भी खुद से ही कहना पड़ गया, तेजस्वी जी को भी हमारे यहाँ है कि मैं कह रहा हूं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, खुद से ही कहना पड़ा, क्योंकि अब कांग्रेस वाले तो कह ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कल कह दे अर्जुन जी जैसा कह रहे हैं। आप मुख्यमंत्री की बात छोड़िए ना, लेकिन एक व्यक्ति है ना जो घूम घूम के, एक व्यक्ति है ना अंकित जी, हाँ, मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, लेकिन एक व्यक्ति है ना जो घूम घूम के हर एक पब्लिक फोरम पे कह रहा है कि अगला उप मुख्यमंत्री मैं हूं। एक बिहार में कहावत है, पानी में मछली और नौ कुटिया बकरा। अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन पद सब घोषित हो रहे हैं। ये थोड़ा अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। और ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, और दूसरी चीज अभी के संदर्भ में पॉलिटिकल शुचिता नाम की चीज तो रही नहीं गई है पॉलिटिक्स में जी। राजनीति में संस्कार तो नाम की चीज ही नहीं है। कौन किससे मिल जाएगा, कौन किसको पॉलिटिकल मैरिज करेगा, पॉलिटिकल डाइवोर्स करेगा, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी। ये तो कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स है कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर लो, सब जायज है जी। जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसी तरीके से राजनीति में सत्ता पे आ जाओ, चाहे येन केन प्रकार कुछ भी मेथड अडॉप्ट कर लो, बट इट इज जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड इन द आईज ऑफ द पब्लिक, लेकिन नेताओं में जस्टिफाइड है। लेफ्ट राइट से मिल जाए, राइट लेफ्ट से मिल जाए, कोई कहीं कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिकल शुद्धता अपने लोएस्ट रंग पे चली गई है। और रही बात कि मुख्य रूप से बिहार में जो टक्कर अभी दिखाई दे रहा है, वो है बिटवीन महागठबंधन एंड एनडीए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है अंकित जी कि पिछले 10, 12, 14 दिनों में प्रशांत किशोर का ग्राफ जनता के बीच में तेजी से भागा है। अब इसका उनको कितना पॉलिटिकल एडवांटेज होगा ये तो वक्त बताएगा। ठीक सर, ठीक। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कुछ नेताओं की बकिया उधेड़ दी है, उस पर उनके दलों के लोगों को भी कहना पड़ रहा है, आप जवाब दीजिए, आप साइलेंट मत रहिए। बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता श्री चौबे ने कहा कि नहीं, जब इस तरीके की उंगली उठी है तो जवाब दीजिए। और जेडीयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुझे उनके नेता का नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जवाब देना पड़ता है। नीरज कुमार, ठीक है। प्रियदर्शी जी के पास चलेंगे सर। बहुत से लोगों का बखिया उधेड़ा जाएगा, क्योंकि वहां बहुत से ऐसे लोग हैं, पब्लिक जानती है, लेकिन पब्लिक के हाथ में वो चीजें नहीं लगी है जो प्रशांत किशोर के हाथ लग रही हैं। है वहां बहुत नेता हैं जो इस हमाम में पूरी तरीके से नंगे होने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, आखिरी पब्लिक को ये अच्छा लग रहा है।
पब्लिक को ये अच्छा लग रहा है कि जिनकी बख्शिया उधेड़ी जा रही है, कोई पब्लिक उनके साथ नहीं है। कुछ जातिवादी नेता जरूर उनके साथ कुछ बयान दे रहे हैं, आम पब्लिक में, मैं भी 14 दिन का बिहार टूर पे था, आम पब्लिक में इसको लेके कोई उनके प्रति वो नहीं है कि हाँ जी, प्रियदर्शी जी के पास चलेंगे, प्रियदर्शी जी के पास चलेंगे। सर समय कम है, आखिरी सवाल है ये, तो क्या प्रशांत किशोर का जो रोल है, जैसा कि आपने कहा, उसको मैं और कनेक्ट करूंगा, और ये भी बोल रहे हैं किस तरीके से आरोप लगाया, ये रोल किस तरीके से आपको लगता है कि क्या एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और एनडीए का ही वोट काटेगा? क्योंकि शुरुआत में तो ये लग रहा था कि आरजेडी और इन लोगों का वोट काटेगा, जिस तरीके से वो दलित और मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ चीजें बदली सी दिख रही हैं। सिर्फ आरोपों की बात नहीं है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, और तमाम ऐसे लोग भी हैं जिन पे कितने एफआईआर हैं, कितने मुकदमे हैं, या कुछ लोग जेल से भी आए हैं, लेकिन लोग सर्वाइव कर रहे हैं पॉलिटिक्स में और अच्छे पोजीशंस पे हैं। लेकिन इसके इतर जिस तरीके से दिख रहा है समीकरण की जनरल कैटेगरी के या ब्राह्मणों में या तमाम जगहों पे माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर उन जगहों पे डेंट कर सकते हैं, और वो वोट बैंक बीजेपी का है, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल सही और जायज सवाल है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नुकसान करने की स्थिति में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि वर्ष 2015 के बाद प्रशांत किशोर की जो कार्यशैली रही है, या वर्ष 2014 के बाद जो कार्यशैली रही है, और जिन जिन पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है, अगर उसका डाटा निकाल लिया जाए, प्रशांत किशोर क्योंकि डाटा के खिलाड़ी हैं, इसीलिए उनको डाटा से, उन पर डाटा से ही बात होना चाहिए, डाटा से, तो उस पर अगर आप गौर करिएगा तो पता चलेगा कि वर्ष 2015 के बाद जिन पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है वो एनडीए के नहीं रहे, एनडीए से बाहर वाले पार्टियों के साथ काम किया है। मैं शुरू से यह मत रखने वाला व्यक्ति रहा कि प्रशांत किशोर आरजेडी को कम नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को कम नुकसान पहुंचाएंगे। अगर प्रशांत किशोर की राजनीति स्थापित होती है तो वो एनडीए के वोट बैंक में संवारी करेंगे, क्योंकि माय समीकरण में मुझे नहीं लगता है प्रशांत किशोर आज जिस हैसियत में है, कोई भी व्यक्ति यह कबूल सके कि माय समीकरण में किसी प्रकार की संवारी प्रशांत किशोर लगाने जा रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने, प्रशांत किशोर ने शुरुआत की थी तो इनका दावा था कि मैं माय समीकरण को तोड़ दूंगा। मुसलमानों की बात कर रहे थे, मुसलमानों को सब आरक्षण देने की बात कर रहे थे, सीट बंटवारे में भी 43 सीट या क्या मुझे पता नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने शब्दों में घोषित किया था कि इतनी सीटें हम अपने जनसुराज की ओर से देंगे। आज उस पर वे कितने कायम हैं पता नहीं, लेकिन इतना तय हो चुका है कि जिस तरीके से वो मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, वो उन मुसलमानों पर उनका जादू नहीं चला है। यादवों पर जो परसेप्शन बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, सातवीं खेल कह करके तेजस्वी यादव को बता करके, यादवों के बीच भी प्रशांत किशोर का वो जादू नहीं चला है। अब प्रशांत किशोर ने कोशिश की है कि किसी तरीके से एनडीए पर के नेताओं पर अटैक किया जाए। ठीक है, आप अटैक कर रहे हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे जहां भी होंगे, जिस पर भी होंगे, उसका उजागर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि वो एकदम न्यूट्रल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक, प्रशांत किशोर भी एक पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं और परंपरागत स्टाइल जो पॉलिटिक्स का होता है उसी पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, समय समाप्त हो गया है। तो फिलहाल बिहार में जो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, प्रशांत किशोर हो, ये तमाम लोग जो हैं राजनीति की धुरी बन चुके हैं, और धुरी इसलिए बने हुए हैं कि बड़ी पार्टियां कहीं न कहीं इस बात को लेकर बैकफुट पर दिख रही हैं। खासतौर से ज़्यादा हमला अब एनडीए पर है, और एनडीए के अंदर कहीं न कहीं गुटबाजी करने की कोशिश हो रही है। और जब ये बात कही जा रही है कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान के संपर्क में हो सकते हैं, चिराग पासवान बड़े डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में या 2-3 दिन में ही ये स्थिति बन सकती है कि चिराग पासवान अपनी नाराज़गी दिखाएं, या तो फिर ये भी हो सकता है कि कुछ चुनिंदा सीटों पर एक दूसरे को वो सपोर्ट करें। क्या होगा ये देखना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।